राम राम जी। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसका आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड द सिंपल स्ट्रेन। एक बुक है आर के बंसल साहब की, उस बुक को हम रेफरेंस रख रहे हैं। आज के टॉपिक हमारे क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं वो 2 या 3 वीडियो में कवर अप होंगे, जिसमें आज की वीडियो में कौन से कवर करने वाले हैं, ये 3: इंट्रोडक्शन, द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। ये 3 टॉपिक आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहला देख लेते हैं हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, मतलब कि कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर ये पी फोर्स है, ये लग रहा है। ठीक है जी, तो बॉडी को डिफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, मतलब कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इस पे ये पी फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये इसके कारण ऐसी हो गई, इसकी लेंथ में क्या हो गई, लेंथ इसकी एक्सटेंड हो गई। ठीक है जी, मतलब उसको डिफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा हमारी बॉडी को। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन, उसको डिफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा डिफॉर्मेशन है वो किसके द्वारा रेजिस्ट किया जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉडी रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन बाय, किसके द्वारा डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट किया जाता है, ड्यू टू कोहेजन बिटवीन द मोलिक्यूल्स, बॉडी एबल टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। मतलब क्या है इस बात का, कि जैसे कि हमारी किसी बॉडी पर वो लगा एक्सटर्नल फोर्स, तो उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट, मतलब उसको सहन करने की जो शक्ति उसके अंदर आती है ना, वो उसके मोलिक्यूल्स के अंदर कोहेजन जो बॉन्ड है उसके कारण आती है। ठीक है, आगे हम डायग्राम से और अच्छे समझेंगे इस बात को। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ होती क्या है। ठीक है, द रेजिस्टेंस, जो मटेरियल द्वारा डिफॉर्मेशन को विरोध या अपोज भी आप बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन को विरोध करने के लिए उत्पन्न होता है, उसे मटेरियल की स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस के कारण ही बॉडी डिफॉर्मेशन का विरोध कर पाती है, मतलब जो हमारा मोलिक्यूल्स कोहेजन जो बॉन्ड है उनके, उससे उन्होंने एक रेजिस्टेंस उत्पन्न किया उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, तो वो रेजिस्टेंस जो है, उसी रेजिस्टेंस के कारण ही हमारी बॉडी क्या है, डिफॉर्मेशन का विरोध कर पाती है। ठीक है जी, ये जो है डिफॉर्मेशन लास्ट स्टेज तक रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड लोड, इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को बेसिकली हम लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, बट सोम में हम इसको ये भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया ओनली इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। इसमें सिर्फ सोम में हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं इसको मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है जी, ये हमारी कोई है बॉडी, ठीक है, इस पर मैंने 2 फोर्सेस लगाए, पी फोर्सेस, एक पी फोर्स इधर, किस पर मैंने फोर्स लगाई, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये एन, और ये न्यूट्रल एक्सिस जा रही है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एक्सियल, और इसका नेचर कैसा है, ये बाहर की तरफ ले जा रहे हैं हमारे उसको, बॉडी को, तो ये टेंसाइल फोर्स है एक तरह का। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पर लगाया तो ये हो गया एक्सियल टेंसाइल फोर्स, एक्सियल टेंसाइल फोर्स हो गया है हमारा, कौन से, ये पी फोर्सेस। ठीक है, ये बॉडी पर हमने एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगाए। ठीक है जी, तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन कट किया, ये एक्स ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन मैंने कट किया। ठीक है जी, ये वाला पार्ट मैंने अलग स्टडी करा, ये वाला पार्ट जो है मैंने अलग स्टडी करा बॉडी का क्रॉस सेक्शनल के साथ में। ठीक है जी, तो जब मैंने पी फोर्स लगाया इस बॉडी पर, ठीक है, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मैंने जब पी फोर्स लगाया तो हमारे जो ये वाला पार्ट है, इस पर क्या हुआ, कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न हो गए।
यही क्या है, स्ट्रेसेस। ये सभी स्ट्रेस का रिजल्टेंट बन जाएगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब आंतरिक आंतरिक विरोधी बल। ठीक है जी। ये जो है इस फोर्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब सहन कर रहे हैं। इनके कारण हमारी जो डिफॉर्मेशन है उसमें रुकावट पैदा हो रही है। ये जो फोर्स है इनका विरोध ये कर रहे हैं। ठीक है जी। ऐसे ही राइट वाले पार्ट को हम देख सकते हैं, ये वाला पी फोर्स आ रहा है हमारा, तो उसके अगेंस्ट ये जो हमारे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कार्य कर रहे हैं, ये हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इनका नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाया जाता है वही क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है जी। तो अब आप इस बात के बारे में समझ गए। तो स्ट्रेस क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला जो हमने सेक्शन काटा हुआ है ना, ये वाला एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ इस बॉडी का। ठीक है जी। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ इस बॉडी का। ठीक है जी, इस सेक्शन का इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी। अब ये वाली क्या बात कह दी मैंने कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, ये मैं सिर्फ सौ में ही क्यों कह सकता हूँ, ये क्या बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले ये समझ लो कि पी क्या, मैंने बता दिया आपको पी क्या है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स या लोड भी आप बोल सकते हैं इसको। एक्सियल लोड क्या होता है, जब जो लोड है हमारा न्यूट्रल एक्सिस पर लगा हो। ठीक है जी। आई आर एफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ठीक है जी। एन ए क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है किसी बॉडी का न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्स सेक्शन, ये मैंने जो कट किया, ये वाला जो मैंने कट किया, ये एक्स एक्स सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी। परमिसिबल स्ट्रेस, ये आप परमिसिबल स्ट्रेंथ, ये टर्म आप समझिए कि परमिसिबल स्ट्रेंथ क्या होती है किसी बॉडी की, द मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल पर, है ना, एक सेकेंड, परमिसिबल स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल पर अप्लाइड किया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जो हमारा लोड है किसी बॉडी पर जो अप्लाई किया जा सकता है विदाउट एनी फेलियर, बिना फेलियर के। ठीक है जी। बिना फेलियर के जो मैक्सिमम लोड अप्लाई किया जा सकता है किसी बॉडी पर, वो उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ कहलाएगी। और सोम में जो है हम किसी भी बॉडी को जो स्टडी करते हैं परमिसिबल स्ट्रेंथ तक ही उसको स्टडी किया जाता है, उसको फेलियर तक स्टडी नहीं किया जाता। ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, ओनली फॉर सोम। एग्जाम्पल से अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या बात है। ठीक है। किसी बॉडी की परमिसिबल स्ट्रेंथ अगर 100 किलो न्यूटन है, एज्यूम कीजिए, मतलब कि बॉडी 100 किलो न्यूटन तक फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है, मतलब सहन कर सकती है, वहन कर सकती है। ठीक है जी, ये बात समझ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में किसी बॉडी पर स्टडी अप टू परमिसिबल स्ट्रेंथ तक ही स्टडी करते हैं, मैंने बताया तभी आपको। मींस स्ट्रेस उतना ही जनरेट होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, लगाया जाएगा। परमिसिबल में क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेंथ तक जितना हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पर उतना ही क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न हो गया। जैसे कि डायग्राम में मैंने दिखाया पी हमारा लगा इस बॉडी पर, तो ये इसके अपोजिट में ये क्या बन गए, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इसके कारण हमारी बॉडी क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में रही, मतलब यहीं पे रही, आगे भाग नहीं गई ये बॉडी। क्यों नहीं हुआ इसके साथ ऐसा, क्योंकि ये जो है इस फोर्स पी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं ये। ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गया आपको कि जितना मैंने फोर्स लगाया उतना ही स्ट्रेस जनरेट होगा अप टू परमिसिबल स्ट्रेंथ। नोट, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। सोम में हम क्या मानते हैं कि जो हमारा जितना भी हमने अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे कि मैंने बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया था पी, तो उसके अंदर ये जितने भी स्ट्रेस जनरेट हुए ये हमारे किसके बराबर होंगे,
इस P के बराबर होंगे, मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही हमारा जो है, ठीक है जी। बट इन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस में बॉडी पर फेलवर तक स्टडी करते हैं। टॉस एक सब्जेक्ट है हमारे पास कि P इज़ नॉट इक्वल टू RF, मतलब कि टॉस सब्जेक्ट में हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा होगा वो बराबर नहीं होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के, मतलब स्ट्रेस के बराबर नहीं होगा। अब एग्जांपल से आपको मैं ईजिली समझाता हूँ, ठीक है जी। बॉडी पर 10 किलो न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, ठीक है जी। P फोर्स से बॉडी में 10 किलो न्यूटन ही स्ट्रेस जनरेट हुआ, मतलब कि क्या मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है जी, ये हमारी बॉडी है, इस पर मैंने P फोर्स लगाए, ठीक है जी। तो इसका मैंने सबसे पहले क्रॉस सेक्शन कट करके आपको दिखाया, ये ऊपर वाला पार्ट अलग कर दिया, नीचे वाला पार्ट अलग कर दिया, ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए अलग करके दिखाया, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट पे P फोर्स लगा एंड नीचे वाले पार्ट पर P फोर्स लगा, सबसे पहले तो ये न्यूट्रल एक्सिस पर लगा, तो ये एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है P, ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन अपोजिट बाहर की तरफ ले जा रहा है, इसको खींच रहा है, तो ये टेंशन है। न्यूट्रल एक्सिस पर लगा है तो एक्सियल है, तो एक्सियल टेंसाइल फोर्स हो गया ये, ठीक है जी। अब ये जो बॉडी के निचले पार्ट हैं, ठीक है जी, इस पर क्या लगे हुए हैं, ये स्ट्रेस जनरेट हो गए हैं बॉडी के अंदर इस P फोर्स के कारण। तो जितना मैंने P फोर्स लगाया उतना ही हमारे ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मैंने 10 किलो न्यूटन P लगाया तो 10 किलो न्यूटन ही स्ट्रेस हमारा जनरेट हो गया बॉडी में, ठीक है। बॉडी पर 100 किलो न्यूटन फोर्स लगाया जिससे बॉडी में 100 किलो न्यूटन स्ट्रेस जनरेट हो गया, ठीक है। अब एक बात मैंने लिख दी कि बॉडी की जो परमिसिबल स्ट्रेंथ है वो 100 किलो न्यूटन तक ही है, मतलब जो मैक्सिमम जो हमारे लोड रेजिस्ट कर सकती है हमारी ये वाली बॉडी, वो मैक्सिमम लोड कितना है, 100 किलो न्यूटन है, ठीक है जी। विदाउट एनी फेलियर जो हमारी बॉडी रेजिस्ट कर सकती है मैक्सिमम लोड वो है 100 किलो न्यूटन। तो 100 किलो न्यूटन तक मैंने फोर्स लगाया, 100 किलो न्यूटन ही हमारा स्ट्रेस जनरेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, बॉडी पर 110 किलो न्यूटन फोर्स लगा दिया, 110 किलो न्यूटन फोर्स लगा दिया मैंने इस पर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 110 किलो न्यूटन, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस की 100 थी और मैंने फोर्स कितना लगा दिया, 110, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी फेल हो जाएगी एंड स्ट्रेस 100 किलो न्यूटन तक ही जनरेट हुआ। मतलब क्या हुआ इस बात का, जब हमारी परमिसिबल स्ट्रेंथ ही इस बॉडी की 100 किलो न्यूटन है, ये सहन ही इतना कर सकती है, तो उसके बाद ये फेल हो जाएगी। तो जब फेल हो जाएगी बॉडी यहाँ से टूट जाएगी, तो ये स्ट्रेस तो जनरेट वहीं तक होगा ना जहाँ तक हमारी परमिसिबल स्ट्रेंथ होगी किसी बॉडी की, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेंथ जो हमारी थी किसी बॉडी की 100 थी, ठीक है। फोर्स हमने 110 लगा दिया, तो P जो हमारा होगा स्ट्रेस के बराबर होता है जब तक हम परमिसिबल तक लगाते हैं सोम में। बट जब हम परमिसिबल स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो हमारी बॉडी हो जाएगी फेल, तो हमारा P जो एक्सटर्नल फोर्स है इज़ नॉट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, सिग्मा के बराबर नहीं होगा, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। P इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा, ठीक है जी। तो सोम में आप देखेंगे कि P इज इक्वल टू सिग्मा, एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, स्ट्रेस के बराबर होगा। बट अदर सब्जेक्ट जैसे कि टॉस में हम क्या देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है फेलियर तक भी स्टडी करी दी जाती है, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आई, मतलब कि यही बात मैंने जो बोली वही लिखी हुई है यहाँ पे। एट फेलियर टाइम बॉडी पर 110 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया गया था, बट स्ट्रेस 100 किलो न्यूटन ही जनरेट हुआ, बिकॉज 100 किलो न्यूटन के बाद बॉडी फेल हो गई। बट इन सोम वी स्टडी ए बॉडी अप टू परमिसिबल स्ट्रेंथ, दैट्स वाई वी सेड P इज इक्वल टू सिग्मा इन सोम, ठीक है जी। अब आपको वो बात समझ में आ गई जो मैंने ऊपर बोली थी, कौन सी बात,
कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। मतलब जनरल टर्म तो हमारी ये है स्ट्रेस की कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट मैं सो में ये भी बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में यूनिट एरिया, क्योंकि जितना हमारा फोर्स लगेगा उतना ही हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा। तो मतलब पी को भी बोल सकता हूँ यहाँ स्ट्रेस के टर्म में। फोर्स क्या होता है, पी होता है, प्रेशर फोर्स ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है जी। एक्सटर्नल फोर्स जितने भी हैं हाँ तो जी मैं कहाँ था जी, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बारे में, ठीक है। स्ट्रेस जो है हमारा उसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, ठीक है, मैंने अभी बताया था। फोर्स को क्या लिखते हैं, फोर्स हमारा हमारा फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ठीक है जी। एक न्यूटन बराबर क्या होता है, एक न्यूटन बराबर हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है जी। मास इंटू एक्सेलरेशन, किसी चीज़ का मास क्या होता है केजी में, अब ठीक है, केजी में अगर मैं इंटू ग्रेविटी कर दूँ तो हमारा क्या हो जाता है वेट। मास हमारा बिना ग्रेविटी का होता है, तो मास, ठीक है, इनटू में जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, आप ग्रेविटी को भी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है हमारा मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है, मास हमारा केजी होता है, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो फोर्स हमारा क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि बराबर होता है न्यूटन के। एरिया हमारा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स को बोलते हैं न्यूटन एंड एरिया को बोलते हैं मीटर सेकेंड मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ टू ब्रेथ दोनों मीटर में है, दोनों आपस में इंटू में होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हमारी ऐसा यूनिट हो जाएगी स्ट्रेस की। इसको मैं स्क्वायर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁴ हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁶ mm स्क्वायर। तो ये यही बात लिखी हुई है, ठीक है जी। ये जब नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर होता है, उसको ऊपर लिखने के लिए उसकी माइनस पावर हो जाती है उसकी। डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है तो उसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है जी। तो 1 न्यूटन एम मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये क्या है लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। 1 किलो बराबर कितने ज़ीरो होते हैं, 10⁻3, मेगा में 10⁻6, गीगा में 10⁻9, टेरा में 10⁻12, ये छोटे वाले आ गए। अब मिली में 10⁻⁻3, माइक्रो में 10⁻�6, नैनो में 10⁻�9 एंड पीको में 10⁻12। आपका काम सिर्फ इतने से है, बल्कि आपका काम सिर्फ इतने से ही है, टेरा भी बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है जी। तो मैंने लिखा था अभी कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, क्योंकि जो हमारा प्रेशर है वो क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, जो कि न्यूटन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये किसने बताया था हमें, पास्कल जी ने बताया था। तो इसका नाम हम पास्कल रख देते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोल देते हैं। तो 1/1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन इक्वल टू पास्कल, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है जी, पहले मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है जी। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ mm स्क्वायर। तो 10⁻⁶ को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, बेटे तो माइनस में है, तो माइनस की पावर जब इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। मेनली ये कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है। ये जब इधर जाएगा तो इधर जाएगा जब ये, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं,
यही तो लिखते हैं मेगा पास्कल। तो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं मेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मेगा पास्कल। क्या हो गया ये आपको समझ में आया कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये है। मीटर स्क्वायर को जब मैं सेंटीमीटर में लिखूँगा 10⁴ हो जाएगी, और जो इसको भी मैं mm में लिखूँगा 10⁶ हो जाएगी। ये 10⁶ जब इधर जाएगी तो ये न्यूटन के इंटू में जाएगी, ठीक है जी। तो 10⁶ हो जाएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, न्यूटन 10⁶ को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, मेगा, ठीक है जी। तो 10⁻1 न्यूटन mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁶, ठीक है। ये क्या हो गया मेगा पास्कल। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मेगा पास्कल, ठीक है जी। ये रहा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेस बराबर होता क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को मैंने खोल दिया kg इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये है एक्सेलेरेशन, ये है हमारा मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है जी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये है एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बटे वन करके मैं आपको ईजिली समझा सकता हूँ कि किसकी किस में इंटू हो रही है, इसकी इसमें इंटू होगी, इसकी इसमें इंटू होगी, ठीक है जी। तो kg इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर की पावर से मीटर कट जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस इज इक्वल टू kg अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी, MKS यूनिट हो गई स्ट्रेस की, ठीक है जी। अब डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो kg को कैसे लिखते हैं, m, ठीक है। ये मीटर है, इसको लिखेंगे l, नीचे है तो -1, ठीक है जी। सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, t⁻2, नीचे है तो माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ml-1 t⁻², ठीक है जी। स्ट्रेस की जो यूनिट है उसके टेबल मैं आपको बताऊं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं ऐसा यूनिट, kg अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं MKS यूनिट, एंड ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं CGS यूनिट, ठीक है। स्ट्रेन क्या हो गया, अब स्ट्रेस को मैंने पढ़ा दिया, बाकी टाइप ऑफ स्ट्रेस हम अगले उसमें पढ़ेंगे लेक्चर में, ठीक है। ये हमारा लेक्चर है 1.1, अगला लेक्चर आएगा 1.2, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है जी। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा डी अपॉन में डी, इसको क्या बोलते हैं ये, इसको क्या बोलते, सॉरी इसको क्या बोलते हैं ये, और इसको क्या बोलते हैं ये, ठीक है जी। तो ये जो चेंज इन डायमेंशन है, इसको कहीं किताबों में, कहीं टीचर लोग इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ। क्योंकि जब मैंने किसी बॉडी पर ये फोर्स लगाया, ये कौन सा फोर्स है, टेंशन का फोर्स है, तो इससे हमारी बॉडी की क्या हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेंथ इंक्रीज हो गई हमारी इसकी, यहाँ पे ये L प्लस डेल्टा L हो गई, ठीक है। ये कितनी थी, L थी यहाँ तक। ये भाई अगर मैं कंप्रेशन फोर्स लगाऊं किसी बॉडी पर, ठीक है जी, तो ये कितनी थी, ये L थी हमारी, और ये कितनी हो गई, L माइनस डेल्टा L हो गई, घट गई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेंथ से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो कुछ कुछ जहाँ पे ऐसा आपको ऐसे लिखा मिल सकता है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये भी ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेंथ के साथ ही क्या करते हैं, डील करते हैं। बट एक स्टैंडर्ड टर्म क्या होती है, डायमेंशन मतलब चाहे उसकी लेंथ बढ़ जाए, चाहे उसका एरिया घट जाए या बढ़ जाए, तो वो एक पूरी एक डायमेंशन हो गई टर्म। तो हम क्या बोलना ज़्यादा सही रहेगा कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब कि ये बॉडी जो थी ऐसी थी, ये ऐसी हो गई, तो उसकी डायमेंशन में चेंज आ गया। तो जो भी डायमेंशन में चेंज हुआ अपॉन में ओरिजिनल जो भी डायमेंशन थी, उसका रेशियो हमारा क्या होता है, स्ट्रेन होता है हमारा, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।